हाँ ठीक है भाई पी मैथ क्लासेस में मैं यशपाल सिंह आपका स्वागत करता हूँ। देखिए आज हम पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 10 की प्रश्नावली 10, जिसमें से हम 10.1 को पढ़ चुके हैं। आज प्रारंभ करेंगे 10.2 और 10.2 प्रश्नावली, पूरी प्रश्नावली इस प्रमेय के ऊपर निर्भर करती है। 10.2 प्रश्नावली पूरी इस प्रमेय के ऊपर निर्भर करती है। प्रमेय समझ में आ जाएगी तभी आगे के सवाल संभव हो पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है, कई बार एग्जाम में सीधी सीधी पूछी गई है और सरल भी है। कुछ ज़्यादा काम नहीं करना है, सरल भी है ना। कई बार 3 नंबर में 2 नंबर में ये एग्जाम में पूछ ली गई है। सिद्ध कीजिए वाई बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है ना। एक बार थोड़ा सा इसको घुमा दिया था, मैं बताऊंगा कैसे करके घुमाया था। देखो एक बात देखो, पहले इस प्रमेय को हल करने से पहले एक वृत्त है, दिख रहा ना, और एक और वृत्त है, एक और वृत्त है, बस बहुत है ना। एक वृत्त है और कोई एक बिंदु, तो एक बिंदु इस वृत्त के अंदर हो सकता है या वृत्त पर ही हो सकता है। ये बिंदु P है जो वृत्त पर स्थित है, या फिर वृत्त के बाहर स्थित है। मैं वृत्त और बिंदु के बीच में देख रहा हूं, तो एक बिंदु है या तो वृत्त के अंदर होगा या वृत्त पर होगा। वृत्त पर होने का मतलब वृत्त की परिधि पर होगा, या फिर वृत्त के, यह तीन ही स्थितियां बन सकती हैं। तो देखिएगा, यदि मैं इस बिंदु से स्पर्श रेखा खींचूं, स्पर्श रेखा खींचूं, तो बताओ स्पर्श रेखा खींच पाएगी? रेखा खींचेंगे तो यह रेखा कैसी हो जाएगी? छेदन रेखा हो जाएगी या प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगी, है ना। कोई बिंदु वृत्त के अंदर स्थित है और मैं इस रेखा से स्पर्श रेखा खींचने की कोशिश करूं तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो कैसी हो जाएगी? वो छेदक रेखा हो जाएगी। और ये बिंदु वृत्त पर स्थित है, यहाँ स्पर्श रेखा खींचूं तो स्पर्श रेखा खींच जाएगी, और कितनी होगी? एक। कितनी होगी? एक होगी। मैं चर्चा कर रहा था ना कल, एक प्रश्न पूछा गया था अर्धवार्षिक परीक्षा में पिछली साल, तो वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं, वो यहीं से पूछा गया था। इस प्रश्नावली से एक एक नंबर के बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं, एक एक नंबर के यहीं से पूछा गया था। एक बिंदु है, इससे स्पर्श रेखा कितनी खींची जा सकती है? आज कल को ये पूछ ले, वृत्त के अंदर स्थित हो तो कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं? 0। कौन है लड़का? जी अनंत। बिंदु वृत्त के अंदर हो तो कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। वृत्त की परिधि पर हो तो कितनी खींची जा सकती है? 1। अच्छा, वृत्त पर स्पर्श रेखा पूछे तो एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं, तब बोलेंगे हम कितनी खींची जा सकती हैं? अनंत। और कोई बिंदु वृत्त के बाहर स्थित हो तो इस बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं? एक तो देखो ऐसे करके खींची जाएगी, एक ऐसे करके खींची जाएगी, 2 ही संभावना बनती है। और आप ऐसे करके खींचोगे, छेदक रेखा हो जाएगी। एक ऐसे चली जाएगी, एक ऐसे चली जाएगी, तो कितनी हो जाएंगी? 2। तो कल को 1 नंबर में प्रश्न पूछा जाए, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं? 2। और वृत्त पर स्थित बिंदु पर कितनी खींची जा सकती हैं? और वृत्त के अंदर कोई बिंदु स्थित हो उस पर 0। ये वृत्त के बिंदु और स्पर्श रेखा के बीच में बात समझ में बताई। बोलो समझ में आई इतनी सी बात सभी को? क्लियर यहाँ तक? ठीक है। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये बात भी इस प्रमेय में लागू होगी, है ना। देखो ये प्रमेय में लागू कैसे होगी? बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, अब हमें क्या पता कितनी खींची जाती हैं? 2। कितनी खींची जाती हैं? देखो ये वृत्त है कोई, ये वृत्त है, और कैसा बिंदु? बाह्य बिंदु। मान लियो ये बाह्य बिंदु है P। इस बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां कैसी होती हैं? हमें सिद्ध करना है। जो लंबाइयां होंगी वो कैसी होंगी? तो कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं? 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं। ऐसे करके कितनी खींची गई? मैं नाम दूं YP,
और एस पी, तो स्पर्श रेखा हो गई। हमें क्या सिद्ध करना है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। यानी हमें बताना होगा कि ये दोनों लंबाइयाँ वो कैसी होंगी, आपस में बराबर होंगी। बोलो इतनी सी बात समझ में आई, चित्र समझ में आया। सीधी सीधी बात, बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, 2। आज हम सिद्ध करेंगे कि दोनों की लंबाइयाँ कैसी होंगी, बराबर। कल को इनका प्रयोग करेंगे। स्पर्श रेखा खींची गई है, दोनों आपस में कैसी होंगी, बराबर होंगी। कैसी होंगी, बराबर होंगी। देखिए मान लो ओ इस वृत्त का क्या है, केंद्र। तो हमें क्या दिया है, क्या दिया है, ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है। और वाई पी और एस पी स्पर्श रेखा हैं। वाई पी और एस पी स्पर्श रेखाएं हैं। क्या सिद्ध करना है, दूसरा पॉइंट सिद्ध करना आता है। क्या सिद्ध करना है, दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर। वाई पी बराबर एस पी, इतनी सी बात सिद्ध करनी है। अच्छा, इसको सिद्ध हम 2 तरीके से कर सकते हैं, 2 तरीके से सिद्ध हो जाती है। पहला देखते हैं, सबसे बेहतर पहला है, दूसरा भी बता देंगे आपको। यहां थोड़ी रचना करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, रचना। तो रचना क्या करनी पड़ेगी, देखो इधर, रचना कुछ इस प्रकार से करनी पड़ेगी। ओ वाई और ओ एस को मिलाया और साथ में ही ओ पी को मिलाया। रचना में मैं लिखूं बिंदु ओ से, बिंदु ओ से वाई कोमा पी व एस को मिलाया, एस को मिलाया। नहीं आ रहा समझ में, समझ में क्या, ये तो करना पड़ेगा, बस ये ध्यान रखो। समझ रहे हो ना, ठीक है। अब देखो इधर उपपत्ति या हल, अगला पॉइंट क्या आता है, उपपत्ति या हल। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये त्रिभुज बन रहा है, ऊपर भी क्या बन रहा है और नीचे भी क्या बन रहा है, त्रिभुज। यदि मैं इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर दूं तो फिर कह दूंगा कि सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान होती हैं। तो वाई पी बराबर किसके हो जाएगा, एस पी के हो जाएगा। जो सिद्ध करना है वो सिद्ध करना है, वो आपकी मर्जी है, आप कैसे कर पा रहे हो सिद्ध। समझ रहे हो ना, जो सिद्ध करनी है वो बात सिद्ध करनी है। तो देखिए मैं क्या करूंगा, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करूंगा और सर्वांग सम सिद्ध करने के बाद मैं कह दूंगा कि सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान होती है, तो आपस में बराबर हो जाएंगी। अब मुद्दा ये है कि ये दोनों सर्वांग सम कैसे होंगे, सर्वांग सम कैसे होंगे। तो इधर देखो, हमने कल की क्लास में पढ़ा था त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, प्रमेय 10.1 से पढ़ा था ना, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर। तो देखिए ये तो आपकी क्या है, त्रिज्या, और ये क्या है, तो यहाँ कितनी डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा। ऐसे ही ये देखा है, ये भी तो आपकी क्या है, त्रिज्या है। केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है, इसलिए ये त्रिज्या है। और ये है आपकी स्पर्श रेखा, तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य में 90 डिग्री का कोण बनेगा। कितनी डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। अगली बात समझ में, ठीक है। तो पहले मैं इन दो त्रिभुजों को लिखूं, त्रिभुज ओ बाई पी, ओ बाई पी व त्रिभुज ओ एस पी में, ओ बाई पी व ओ एस पी में देखा जाए, इन दोनों त्रिभुजों में देखा जाए कौन कौन सी समानता है, क्या क्या बात समान हो रही है। तो देखिएगा ओ वाई और ओ एस आपस में बराबर होंगे, ओ वाई और ओ एस आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं समान होती हैं। तो ओ वाई भी एक त्रिज्या है, ओ एस भी क्या एक त्रिज्या है। तो मैं लिख दूं ये क्या है,
त्रिज्या है, त्रिज्या तो सभी समान होती हैं, बस बशर्ते है एक ही वृत्त की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक यहाँ वृत्त है दूसरा, या फिर दोनों वृत्त कैसे होने चाहिए, वो सर्वांग सम होने चाहिए। ठीक है, तो ओ वाई बराबर ओ एस त्रिज्या है। दूसरी बात हम देख ही चुके हैं, यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है और यहाँ भी कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का। तो मैं इस कोण को क्या लिखूंगा, ओ बाई पी, और इसको क्या लिख दूंगा, ओ एस पी। ये दोनों कोण कितने के हैं, 90 डिग्री के। क्यों 90 डिग्री के, कारण लिख दो, प्रमेय 10.1 से हो गए हैं, ऐसे ही थोड़ी, किससे हो गए ये प्रमेय 10.1 से हो गए। ओ बाई पी ओ एस पी दोनों कितने के हो गए, 90 डिग्री के हो गए। तीसरी चीज क्या बराबर दिख रही है, ओपी क्या है, ओपी ऊपर वाले त्रिभुज में भी आ रही है और ओपी नीचे वाले त्रिभुज में भी आ रही है। तो त्रिभुज ओपी, ओपी बराबर ओपी क्या हो गई ये, उभयनिष्ठ, क्या हो गई, उभयनिष्ठ। तो बताओ कौन सी सर्वांग समता सास सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, सर्वांग सम। हाँ जी, दोनों, हाँ RHS भी लग सकता है। एक मिनट आप ओ बाई और ओ एस ये कौन की होना चाहिए, एक मिनट, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, बातें नहीं। देखिए यहाँ ऐसे एस नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, मैंने क्या लगाया था, दो भुजाएं बराबर है, उनके अंतर्विष्ट का कोण होना चाहिए। हम कौन सी भुजा ले रहे हैं, एक भुजा ये ले रहे हैं, एक भुजा ये ले रहे हैं, तो इसके अंतर्विष्ट का कोण तो ये होगा जो बराबर नहीं है। हमें क्या पता होगा तो बराबर, लेकिन हमें क्या पता बराबर है या नहीं है, समझ रहे हो ना। तो फिर ये नहीं लग पाएगा, फिर नहीं लग पाएगा ये। फिर देखिए एक मिनट के लिए मैं साफ कर रहा हूँ, एक मिनट के लिए। सही कहा आपने, गलत हो जाता है तो। हाँ देखिए ये त्रिभुज कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ओ बाई पी व समकोण त्रिभुज ओ एस पी। ठीक है, समकोण त्रिभुज में क्या होना चाहिए RHS लगने के लिए, एक तो कर्ण बराबर होना चाहिए और एक वही भुजा, दूसरे त्रिभुज के संगत कर्ण व एक भुजा के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा इसकी भुजा ओ बाई बाई ओ बाई और ओ एस कैसे क्या हो रही है, त्रिज्या हो रही है, क्या हो रही है, त्रिज्या हो रही है। और कर्ण क्या होता है, 90 के जस्ट सामने क्या होता है, 90 के जस्ट सामने ओपी क्या होगा, कर्ण। ऐसे ही 90 के जस्ट सामने कर्ण, ओपी क्या होगा, कर्ण। तो ओपी बराबर ओपी क्या है ये, उभयनिष्ठ है, क्या है ये। तो कौन सी सर्वांग समता लग जाएगी यहाँ, RHS सर्वांग समता से। इसका बहुत कम प्रयोग किया ना हमने, तो आपके थोड़ा सा कठिन महसूस हो रहा होगा। RHS लिखाया तो था, 6 प्रश्नावली प्रारंभ की थी तब, कि किसी समकोण त्रिभुज में एक कर्ण और एक भुजा, दूसरे समकोण त्रिभुज में एक कर्ण और संगत भुजा आपस में बराबर हों तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते हैं। तो RHS सर्वांग समता है, दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, सर्वांग सम। कैसे हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। और सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं, देख लेंगे इस बात को, सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान होती हैं। तो बाई पी बराबर क्या हो जाएगा, इतने। समझ में आई बात, लिखो, नहीं आई, लिखो पहले। देखिए इसी प्रमेय को हल करने के लिए एक और तरीका है, एक और तरीका है। अब एक और तरीका है, तो उस एक और तरीके के लिए इतना तो सब कुछ करना ही करना है, ये तो फिक्स है। हाँ अगला देखिए,
ये थोड़ा अब कराया है जो थोड़ा शॉर्ट था। अच्छा, बातें नहीं करेंगे, देखिए बातें नहीं करेंगे। तो समकोण त्रिभुज ओ बाई पी में, समकोण त्रिभुज ओ बाई पी में। अच्छा, सभी शांत हो जाओ। एक के शांत होने से नहीं, सभी के शांत होने से क्लास अच्छी लगेगी, है ना। त्रिभुज ओ बाई पी में समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण। और समकोण त्रिभुज में कौन सी प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। बोलो, यही बात तो कहती है। तो अब देखो, ओ वाई पी में कर्ण कौन है? 90 के जस्ट सामने क्या होता है? ओपी क्या होगा? कर्ण। ओपी का वर्ग। बात है नहीं। सभी विद्यार्थी इधर ध्यान दो। मुझे देख रहा है कौन कौन नहीं उसमें सुझा दूंगा थप्पड़ से। हाँ, ओपी लंब कौन है? ओ बाई। कौन है? ओ बाई का वर्ग। और आधार कौन हो जाएगा? बाई पी। तो बाई पी का समीकरण नंबर 1 हो गया। यही काम कौन से त्रिभुज में? ओएसपी में। तो समकोण त्रिभुज ओएसपी में कौन सी प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का वर्ग, किसका वर्ग? कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अच्छा, अब ओएसपी में देखो कर्ण कौन है? 90 के सामने कर्ण ओपी बराबर लंब कौन है? ओएस। पूर्व आधार कौन हो जाएगा? ओपी, सॉरी एसपी। कौन हो जाएगा? एसपी आधार हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अरे समझ में आ रहा ना? बस, शाबाश। कौन दे रहा है डॉक को? कोई दिक्कत नहीं है। तेरे में दे रहा है, तेरा दोस्त होगा तब दे रहा है ना। अरे तेरे में तेरा दोस्त होगा वही दे रहा है ना। कोई दिक्कत नहीं है। ए शांत हो जाओ। हाँ, रख ले, तेरा दोस्त होगा मित्र होगा तब दे रहा है तेरे में, है ना। अच्छा, इस बात के ऊपर आपस में लड़ाई नहीं करेंगे, है ना। पढ़ाई पर ध्यान दो। दोस्ती है, दे दिया तो ठीक है, बात है नहीं। तो देखिए, अभी शांत हो जाओगे? नहीं नहीं, इस बात पर लड़ाई नहीं करते हैं, है ना। दोस्त बहुत महंगी चीज होती है ना। हाँ, दोस्त के लिए एक लाइन याद आ गई। मंजिल मिलने पर दोस्ती भुलाई नहीं जाती। मंजिल मिलने पर दोस्ती भुलाई नहीं जाती। हम सफर मिलने पर दोस्ती मिटाई नहीं जाती। मेरे यार खुदा ने मुझे तोहफे में दिए हैं। शांत हो जाओ, सुनो। पहले सुनोगे तो सुनाऊंगा, पहले ताली नहीं बजाओगे, है ना। शुरू से सुनाएंगे। देखिए, शांत हो जाएंगे, लास्ट में बजाना, शांत हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल। हाँ, दोस्त के लिए एक लाइन याद आई, है ना। आप और आ जाएगी। सुनो, दोस्त के लिए एक लाइन याद आई कि मंजिल मिलने पर दोस्ती भुलाई नहीं जाती। मंजिल मिलने पर दोस्ती भुलाई नहीं जाती। हम सफ़र मिलने पर दोस्ती मिटाई नहीं जाती। मेरे यार खुदा ने मुझे तोहफे में दिए हैं। इतनी कीमती चीज़ ज़िंदगी से हटाई नहीं जाती। हाँ, अब आ जाओ। ठीक है ठीक है ठीक है। समीकरण 1 व 2 से शांत हो जाओ, इसलिए लड़ना नहीं है ना। अब आपस में लड़ेंगे नहीं, शांत हो जाओ। हाँ, समीकरण 1 व, तभी नहीं मैं कहता हूँ कुछ, तुम अल्लाह ज़्यादा करते हो। समीकरण 1 व 2 से, हाँ, समीकरण 1 भी ओपी। हाँ, समीकरण 1 व 2 से
समीकरण 1 भी ओपी वर्ग का मान बता रहा है, समीकरण 2 भी ओपी वर्ग का मान बता रहा है। इसलिए समीकरण 1 और 2 आपस में कैसे होंगे? देखो समीकरण 1 भी ओपी वर्ग का मान बता रहा है, समीकरण 2 भी ओपी वर्ग का मान बता रहा है, तब ये दोनों बातें आपस में बराबर हैं। एलएचएस एलएचएस आपस में बराबर हैं, तो आरएचएस आरएचएस भी आपस में बराबर होंगे। तो देखिए यहाँ क्या है, ओ वाई का वर्ग प्लस वाई पी का वर्ग बराबर होगा काई के ओ एस का वर्ग प्लस एस पी का वर्ग। होगा कि नहीं होगा? तो देखिएगा ओ वाई और ओ एस आपस में बराबर होंगे, ओ वाई बराबर ओ एस बराबर होंगे, क्योंकि ये क्या है? त्रिज्या। ओ वाई और ओ एस आपस में बराबर होंगे, तो इनके वर्ग भी आपस में कैसे होंगे? वर्ग से वर्ग कट जाएगा भाई। ओ वाई और ओ एस आपस में बराबर बराबर है, बराबर बराबर है, तो ये कट जाएगा। क्या बचेगा? वाई पी वर्ग बराबर एस पी वर्ग। दोनों पर वर्ग लगाए, वर्गमूल कर दो, वर्गमूल कर दें तो क्या बचेगा? यहाँ वाई पी बराबर इति सिद्धम। आप अथवा लगा के यहाँ से लिख लो उपपत्ति को अथवा लगा के। देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 1 है, एग्जाम्पल नंबर 1 में कहा गया है कि दो संकेंद्रीय व्रत हैं। कैसे व्रत? संकेंद्रीय। संकेंद्रीय व्रत का अर्थ होता है ऐसे दो या दो से अधिक ऐसे व्रत जिनका केंद्र एक ही हो, वे दोनों व्रत कैसे कहलाते हैं? संकेंद्रीय व्रत। यानी आपको दिख रहा है यहाँ एक बड़ा व्रत है, एक छोटा व्रत है, दोनों व्रतों का केंद्र कौन है? ओ। ओ है वो बड़े वाले व्रत का भी केंद्र है और छोटे वाले व्रत का भी क्या है? आगे कहा गया है कि दो संकेंद्रीय व्रतों में बड़े व्रत की जीवा छोटे व्रत को स्पर्श करती है। एवी को देखो, एवी बड़े व्रत की तो क्या हो रही है? जीवा, और छोटे व्रत को स्पर्श कर रही है, इसलिए छोटे व्रत की क्या हो जाएगी? स्पर्श रेखा। तो हमें सिद्ध करना है कि स्पर्श बिंदु पर समद्भाजित होती है, ये जीवा होगी, वो स्पर्श बिंदु पर क्या होगी? समद्भाजित। देखिए हमें दिया है ओ संकेंद्रीय व्रत वाले दो व्रत हैं। ओ संकेंद्रीय व्रत वाले दो व्रत हैं, संकेंद्रीय केंद्र वाले दो व्रत हैं। इनका केंद्र कैसा है? एक ही है। एवी बड़े व्रत की जीवा है और छोटे व्रत की स्पर्श रेखा है, छोटे व्रत की स्पर्श रेखा है। तब हमें सिद्ध करना है यह स्पर्श बिंदु पर, यह जीवा इस स्पर्श बिंदु पर समद्भाजित करती है, अर्थात एपी बराबर बीपी। क्या सिद्ध करना है? एपी बराबर बीपी। रचना में एक काम करना पड़ेगा छोटा सा बस, ओ से लंब डाला ऐसे करके, ओपी लंब डाला कहाँ? ए बी पर, ओपी लंब डाला ए बी पर। अब कक्षा 9th की एक छोटी सी बात याद होगी तो ये बहुत जल्दी हल हो जाएगा, और नहीं होगी तो फिर याद करानी पड़ेगी तुम्हें, और कोई इंतजाम ही नहीं है ना। उपपत्ति में देखो कक्षा 9th की एक छोटी सी बात है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्भाजित करता है। याद है ना? केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्भाजित करता है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। देखिए ये केंद्र है, केंद्र से जीवा पर क्या डाला हमने? लंब डाला है, तो ये लंब जीवा को क्या कर देगा? समद्विभाजित। एपी बराबर क्या हो जाएगा? इति सिद्धम।
ये सीधी 9th की प्रमेय काम में ली। ठीक है, देखो, धन्यवाद आज के लिए।